बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद कमाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस JIT रिपोर्ट के बाद जो सिंध में सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब, जबकि लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलमान आबिद साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। टीपू सुल्तान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। JIT रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद सियासी दर्जा हरारत, खासतौर पर सिंध का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। विफाक और सिंध एक महाजराई की सूरत हाल ऐसा लग रहा है पैदा हो रही है। आसिफ जरदारी हो, बिलावल हो, फरियाल तालपुर हो, वजीर आला सिंध हो, इसके अलावा दीगर 172 अफराद हैं, उनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, उसे कितनी मुश्किलात हैं, कानूनी महाज पर शदीद तरीन परेशानी का भी सामना है। अब के वो बयानात और दावे सामने आ रहे हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम तमाम तर परेशानियों को झेल लेंगे। देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का जो सियासी सफर है उसके अंदर कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। एक तो इन्होंने अपने जो करप्शन है वो पॉलिटिकल सिस्टम के पीछे छुपाने की कोशिश की है हमेशा। दूसरा, इन्होंने इदारों को नहीं चलने दिया ताकि वो उनको ना पकड़े, एक दूसरे को ये कवर अप भी करते रहे। पाकिस्तान ऐसी स्टेज पे खड़ा है कि पाकिस्तान के लोगों को, हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को ये फैसला करना है कि क्या हम पुरानी डगर पे चलते रहेंगे या रियासत को मजबूत करेंगे, उसके इदारे मजबूत करेंगे, और जो इरेगुलरिटीज करते हैं और जो मेगा करप्शन करते हैं और लीडर भी है बनते हैं हमारे, उनसे हमारी जान छूटेगी या हम नई तरीके से जाएंगे या नहीं जाएंगे। सिंध के अंदर ये मुझे कहना पड़ेगा कि एक सियासी नो आबादियाती निज़ाम कायम कर दिया जरदारी साहब ने, यानी कि एक पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन है। फरियाल तालपुर साहब जो है वो उनको आपने देखा होगा कि वो वोटर्स को कैसे धमकियां दे रही थी। सिंध के अंदर जो है वो एक आम आदमी की हालत जो है वो बहुत खराब है, और ओमनी ग्रोह पर जरदारी साहब है, उनके लीडर जो है उनके हालात कुछ और है, लोगों के हालात कुछ और है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके पीछे वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि जी आप आए सड़कों पे और हमने जो आपका पैसा लूटा है वो हमें आप बचाएं। बात यह है करने की कि मेरे ख्याल में लोगों को भी ये समझ होनी चाहिए, सारे इदारों को ये समझ होनी चाहिए कि इट इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस किस्म के लीडर चाहिए। हमें कोई ऐसा दुनिया का मुल्क नहीं है जिसके इतने ज्यादा लीडर जो है वो पॉलिटिकल मर्डर्स भी हुए हो, उन्होंने पैसा भी पॉलिटिकल पार्टी ने बाहर साइफन किया हो और इम्प्यूनिटी के साथ वो रूल भी करते रहे हो, और फिर ये कहें जो आदमी मेरे भाई क्लियर होता है ना अपने केस के मुतालिक, वो ये नहीं देखता जज कौन है क्या नहीं है, उसके पास अपना एविडेंस होता है। वो स्ट्रीट सर, आपने कहा लोगों ने फैसला करना है। अगर 25 जुलाई के बाद की सूरत हाल देखें तो सिंध के लोगों ने यही फैसला किया है, जो मौजूदा बरसर इख्तिदार हुक्मरान है सिंध के, इन्हें हुक्मरान बनाने का। देखिए, ये तो एक मुसलमा असूल है ना कि उन लोगों की हालत नहीं बदलती जो अपनी हालत बदलने की कोशिश न करें। एक सिंध के अंदर एक तसलसल है पीपल पार्टी की हुकूमत का, मैं मानता हूँ उनका वोट बैंक उधर है, लेकिन लोगों को मेरे ख्याल में अब शऊर आना शुरू हो गया है कि उनकी ये हालत जो खराब है ये किस वजह से खराब है। सिंध के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं, सिंध के अंदर जो मुतबादल लीडरशिप है वो जो कुछ कह रही है वो आपके सामने है। कल इंटरव्यू भी आए मुख्तलिफ लीडरान के सिंध के जो पीपल पार्टी के अलावा थे, तो उन्होंने वो आपने देखा है। मेरे ख्याल में बात यह है जी कि ये हुकूमत जो है अगर जिसको भी इन्होंने हाथ डाला है, चाहे कि वो प्रॉपर्टी के टाइकून है या पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिशियंस हैं, अब उनको ये पता चल गया है कि हमारी पुराने तरीके से बचत उन्हें पता चल गया पुराने तरीके से बचत नहीं हो सकती है। सलमान आबिद साहब, क्या सिंध में सियासी मंजरनामा देख रहे हैं आप बन रहा है? टीपू सुल्तान साहब ये कह रहे हैं कि अवाम को समझ आना शुरू हो गई है और आगे ऐसा नहीं होगा, जबकि आज का ही बयान है जरदारी साहब का कि दोबारा इलेक्शन करा के देख ले, सिंध में पता लग जाएगा कौन जीतेगा और कौन हार रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो JIT की रिपोर्ट आई है इससे अवाम को एक बात का तो अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग करप्शन करते हैं, बदनवानी के मुर्तकब होते हैं, वो कोई इंडिविजुअल लोग नहीं है, वो एक नेक्सस है सारा का सारा जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और फैसिलिटेट करता है। अब आप देखिए ना, इस JIT की रिपोर्ट ने क्या साबित किया है।
इस GIT की रिपोर्ट ने साबित किया है कि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट तबका, कराची का लैंड माफिया, कराची के बैंक्स, कराची के अंदर रियासती इदारों के नुमाइंदे अफराद, ये सब मिलकर एक दूसरे को फैसिलिटेट करके अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब हुए हैं। अब ये आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में अमली तौर पर एक माफिया इतना ताकतवर हो गया है कि वो रियासत को भी मफलूज कर देता है, तो उसकी एक शक्ल आपको ये GIT की रिपोर्ट की रिफ्लेक्शन नजर आती है। अब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर, पहले तो देखिए उन्होंने PTI की तरफ मफाहमत का हार आया, कौमी असम्बली में जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने एक मफाहमत का ऐलान किया और कहा कि हम हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और PMLN को अपने पास बुलाती रही, लेकिन ये इनकार करते रहे। लेकिन जब उनको लगा कि अब हमारी हुकूमत बात नहीं सुन रही, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं चल रही, GIT की रिपोर्ट सामने नहीं आ गई, तो हमने एक नया सियासी रोमांस देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और PMLN में। अब ये दोनों जमातें और पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि वो बुनियादी तौर पे करप्शन और बदनवानी के खिलाफ जो एहतसाब की लहर चली है, उसके मुकाबले में ये नैरेटिव डेवलप करे कि हमारी तो क्या लग रहा है सर, एक जब नून लीग को जरूरत थी तब पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया, अब पीपल्स पार्टी को जरूरत है, तो क्या नून लीग साथ देगी? बड़ों की मुलाकातें होने जा रही हैं? देखिए बिल्कुल देंगी, क्योंकि दोनों की सियासी मजबूरियां एक जैसी हैं। मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, मसला PMLN का नहीं है। ये दो बड़े सियासी खानदान जो हैं, जिन्होंने पंजाब में और सिंध में अपनी अमाजगा बनाई हुई है, इन दोनों ने अपनी अपनी जमातों को यरगमाल बनाया हुआ है, और अब ये अपनी अपनी सियासी जमातों को ढाल बनाकर, जमहूरियत को ढाल बनाकर इस नैरेटिव को डेवलप कर रहे हैं कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ जाल है और इसका मतलब एहतसाब नहीं है, बल्कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। यही बात कल जरदारी साहब ने भी की है, बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी कर रहे हैं, खकान अब्बासी भी कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये इनके खिलाफ साजिश हो रही है और एहतसाब नहीं हो रहा, तो सवाल यह है कि इन दोनों बड़ी जमातों ने अपने अपने इक्तदार में क्यों नहीं यहाँ एहतसाब के अमल को मजबूत किया, क्यों नहीं नैब के मुकाबले में एक ऐसा, ये बड़ा सवाल है। टीपू सुल्तान साहब, तहरीक इंसाफ शेख रशीद वजीर आला सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, और जो वजीर आजम की गवर्नर सिंध से मुशावरत हुई वो भी बहुत अहम है इस सूरत हाल में। गवर्नर राज, इन हाउस तब्दीली, क्या हो रहा है आगे? कुछ इस तरह का इम्कान लग रहा है आपको? जी, एक बात तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत का जो तिलिस्म था, जो पुरानी रवायात थी, वो तोड़ी और सियासत को और इदारों को एक नई होप दी और एक नई नहज पे ला के खड़ा किया। न सिर्फ पावर में आने के बाद, बल्कि उनकी जो रन अप था टू द इलेक्शंस, वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं करप्शन के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं जरदारी के भी खिलाफ जाऊंगा और शरीफ फैमिली के खिलाफ जाऊंगा, एंड ही लिव्ड अप टू हिज रेपुटेशन। अब ये सूरत हाल जो है, ये है तो बहुत नागुफ्ता बे, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इतने बड़े बड़े नाम जो सियासी तौर पर जो मुदब्बर हैं, जो कानूनदान हैं, जिनकी एक रेपुटेशन है, वो पीपल पार्टी में भी है, वो मुस्लिम लीग नून में भी है, और लोग ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, एतजाज हसन की तरफ देख रहे हैं, लोग रजा रब्बानी की तरफ देख रहे हैं, लोग और जो खोसा साहब है उनकी तरफ देख रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून के जो मुदब्बर सियासतदान है जो समझे जाते थे राजा जफरुल हक को। तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब बात है कि वो कोई एक आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर रहा इर्रिवोकेबल एविडेंस के बावजूद कि वो आवाज उठाएं कि ये सियासत के पीछे करप्शन नहीं छुप सकती, एंड दे शुड अडॉप्ट अ लाइन विच इज मॉरली एंड पॉलिटिकली ट्रू। देखिए, बात यह है कि ये फिक्री बदउद्मानी हम इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते। ये जो आपने नाम लिए सर, ये लोग खलापुर कर देंगे, एतजाज हसन हो, रजा रब्बानी हो, खोसा साहब हो, ये आसिफ जरदारी का, बिलावल भुट्टो का, फरियाल तालपुर का, इनका खला अगर पार्टी से ये जाते हैं, इन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो इनका खलापुर कर देंगे? बात यह है जी कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप रियल पॉलिटिक्स को देखें, पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन और डायनेस्टिक रूल को देखें, तो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर है या जिन्होंने पार्टियां हाईजैक की हुई हैं, उनसे तो ये बहुत बेहतर है प्रोफेशनली और बहुत बेहतर है एबिलिटी वाइज। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा बन गया है, डायनेस्टिक रूल ऐसा बन गया है, एक पॉलिटिकल कल्ट ऐसा बन गया है, और पॉलिटिक्स के पीछे एक इनकॉर्पोरेटेड जो करप्शन है वो बन गई है, पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन बन गई है।
डायनेस्टिक रूल ये अलाउ नहीं करता। लेकिन ये तिलिस्म हमने तोड़ना है, ये इमरान खान साहब ने तोड़ा है। अगर ये लोगों को ये तिलिस्म तोड़ना है, ये फैसला तो आवाम के हाथ में है। सलमान नाबी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि अगर इंक्वायरी है उसकी बुनियाद पर वजीर आला सिंध से इस्तीफा का मुतालबा किया जा रहा है, तो इंक्वायरी के सामने तो वजीर आजम भी कर रहे हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी कर रहे हैं, और जो अहम विफाकी गुजरा हैं, पंजाब के वजीर भी देखें, फिर स्पीकर पंजाब असेंबली भी देखें, दीगर पीटीआई रहनुमा भी हैं जो तहकीकात का सामना कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है इस लिहाज से तो पूरी पीटीआई मुस्ताफी हो जाए। देखिए ना, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये इसका ताल्लुक लीगल क्वेश्चन के साथ नहीं है। एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में तो हम ये सवाल रेस कर सकते हैं, वो चाहे पीटीआई के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे पीएमएलएन के लोग हैं, कि अगर इनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं तो ये पहले उन इंक्वायरियों का सामना करें, अदालतों का सामना करें, वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएं। ये एक पॉलिटिकल पोजीशन है। लेकिन पाकिस्तान में कोई मॉरल बेस्ड पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही इस वक्त जो हम उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दें या फला से मुतालबा कर दें। मेरा ख्याल ये है कि जो जेआईटी की रिपोर्ट आई है, इसी की बेसिस के ऊपर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, वो डिटरमिन कर देगी कि इनमें से कौन लोग मजलूम है, कौन लोग जायज है और कौन लोग जिन्होंने वहां पे बाकी करप्शन और बदनवानी की है। और जब ये साबित हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस पे नहीं रहेंगे। अभी मैं ये समझता हूं कि ये एक अखलाकी मसला है और एक सियासी मसला है कि उनको अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना वो अखलाकियात के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है और ना किसी प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, एक पावर बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो सलमान नाबी साहब, क्या लग रहा है आपको इस सूरत हाल के बाद कोई इन हाउस तब्दीली होती देख रहे हैं? खुर्रम शेर जमान के बयान तो अगर हम सामने रखें, जो कह रहे हैं 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए वो तो फिर देखिए ना, फिर यही बात तो शायद पीपल्स पार्टी भी कह सकती है कि वफाक में भी जो नंबर है वो बहुत कम है और हम भी पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुकूमत जो है उसके खिलाफ। यही तो सवाल है, खुर्रम शेर जमान किस बुनियाद पर ये बयान दे रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि उनका बयान जो है उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझा जाए, इसमें कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं है। सिंध में हमें यह मानना पड़ेगा कि अददी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आगे है। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म नहीं कर सकते और खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अवामी मैंडेट बहरहाल उनके पास मौजूद है। अलबत्ता ये कोशिश जरूर हो सकती है कि पीपल्स पार्टी में से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक में पैदा हो जाए या पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुश्किल सूरत हाल पेश हो जाए, जो जैसे अब लोगों की बड़ा अवामी मैंडेट है। अगर पीटीआई और एमसीएम दोनों जमातों की सीटें मिल जाएं तब भी पीपल्स पार्टी को बीट नहीं किया जा सकता सिंध में। टीपू सुल्तान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जेआईटी को साजिश कह रही है, एक वन लाइनर उन्होंने अपनाया हुआ है। ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का कि जरदारी बहाना है, असल निशाना बिलावल है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो हुकूमत पर कड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ वो इसे इंतकामी कार्रवाई से भी तदबीर कर रहे हैं। तो इंतकामी कार्रवाइयां लग रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। देखिए ये तो पॉलिटिकल माफिया है जी, ये तो पॉलिटिकल गिमिक है, हर किसी को पता है। देखिए ये एक लीगल केस है, एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोर्ट्स में जाना है, इन्होंने अरेस्ट होना है। अगर इनके पास इररिवोकेबल एविडेंस होता या अपनी सफाई में कोई चीज होती तो ऐसी बातें ना करती। इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। मैं उस बात पे आता हूं जो आपने पहले लाहौर से सवाल पूछा। देखिए अगर हम जमहूरियत को देखें तो डेविड कैमरून जब ब्रिटेन एग्जिट कर रहा था यूरोपियन यूनियन से और वो रेफरेंडम आ रहा, उसने कहा कि somebody else has to take the Britain to its next destination। तो पॉलिटिक्स के अंदर जब गए नवाज शरीफ साहब वो सैक हुए तो दूसरा वजीर आजम आ गया, गो के उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत नागुफ्ता बेर रही। लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत को अगर आप देखते हैं तो फिर अगर लीडर ऑफ द हाउस चेंज होता है तो ये जो कब्जा जो है ना जी लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का के ऊपर, खानदानों का कब्जा है, उनकी इजारादारी है। उन्होंने एक मनी मेकिंग मशीन बनाई हुई है और उनको ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते और उसके लिए लोगों को कुर्बान कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। वो पॉलिटिक्स नहीं देखते, पाकिस्तान पीछे कर दे। ये वही पीपल्स पार्टी है। जब जेआईटी नवाज शरीफ के खिलाफ बनी तो उन्होंने कहा इस्तीफा दो, जेआईटी जो है उसके गुन गा गा के पता नहीं कहां उन्होंने लगा दिए। और अब जो जेआईटी बनी है अभी उनका बिहेवियर कुछ और है। अनफॉर्चुनेटली देखिए जी, एक 4-5 महकमे पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेट करते हैं, 350 आदमी बल्दिया टाउन में मर गए जेआईटी को कंट्रोवर्शियल करके। तो सर पीपल्स पार्टी वाले कह रही है जेआईटी अलीमा खान के खिलाफ क्यों नहीं बनती, अलीम खान के खिलाफ क्यों नहीं बनती, ये जेआईटी परवेज खटक के खिलाफ क्यों नहीं बन रही है? जो कार्रवाइयां इधर हो रही है उस तरीके से कार्रवाइयां वहां क्यों नहीं हो रही? मैं देखिए बात यह है कि मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अगर कोई ट्रेजरी बेंचेस का है या अपोजिशन बेंचेस का है, अकाउंटेबिलिटी जो है अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए।
बिल्कुल ये आपकी बात सही है, लेकिन आप एक पॉइंट को लेके पूरे सिस्टम को और पूरे इदारों को ये नहीं कह सकते कि ये JIT झूठी है, उधर क्यों नहीं बनती, इधर क्यों नहीं बनती। अगर आपके सामने एक जो लीडर होता है ना जी, उसका जो जुर्म होता है, अगर वो वही जुर्म करे जो पैदल चलता है वो आदमी जुर्म करे, तो इन द एसेट्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी जो लीडर होता है उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ज्यादा सजा मिलती है। जितना बड़ा लीडर जितनी बड़ी गलती करेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा उस मुल्क को। एक आम आदमी जो गलती करेगा उसका वो नुकसान, उस लेवल, उसकी इम्प्लीकेशन वो नहीं होती, ये हमें समझना चाहिए। और अगर हम इस चीज के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं कि ये JIT फलाने नहीं बनी, ये नहीं बनी, इसलिए इनको एक्सनरेट कर दिया जाए, पाकिस्तान अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप 20-30 साल इन्वेस्टिगेशन करें और वाजिद शमसुल हसन इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसेस है इसको बहुत तेज करना होगा। टीपू सुल्तान सलमान आबिद बिस्सा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक की जानिब जाना होगा नाज़रीन, उसके बाद बात करेंगे जो आसिफ जरदारी का बयान सामने आ रहा है सिंध में इंतखाबात के हवाले से। वो कह रहे हैं PTI को नाकामी होगी अगर दोबारा भी इलेक्शन करने, और मिड टर्म इलेक्शन की भी बात गश्त सुनाई दे रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द ब्रेक। जनाब आसिफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि सिंध में इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई है, दोबारा भी कोशिश कर लें कामयाबी नहीं मिलेगी। और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो दोनों जमातें गुज़िश्ता दिनों जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं हालिया दिनों, उनमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। टीपू सुल्तान साहब क्या समझते हैं, मिड टर्म इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसकी बाज़गत सुनाई दे रही है, अगर कोई बड़ी तहरीक चले तो मिड टर्म इंतखाबात का इम्कान दिख रहा है आपको? तो क्या हम उसके पीछे जाके छुप जाए जी, इंतखाबात के पीछे जाके हम छुप जाएं और ये कहें कि नहीं ये जो सारा काम हुआ है JIT का, ये करप्शन हुई है, ये गलत हुई है, और वही लीडर अपने ऊपर दोबारा मुसल्लत कर ले। हाँ, इंतखाबात में लोगों का वोट बैंक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, और इंतखाबात के नताइज कुछ भी साबित हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान का सिस्टम ये ठान ले कि अगर कोई डिजर्व नहीं करता टू बी अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और इतनी बड़ी उसने मेगा करप्शन की है, इतना पैसा बाहर साइफन हुआ है मुल्क का, इतने लोगों को मुसीबत पड़ी है, और इसमें करोड़ों लोग जो वो इफेक्ट हुए हैं, और उनको तरक्की नहीं मिली, उनको अपना मुकाम नहीं मिला, मुल्क के अंदर मुकाम नहीं मिला, हमें दुनिया के अंदर वो मुकाम नहीं मिला जो हम डिजर्व करते थे। तो क्या इंतखाबात का बहाना करके हम ये सारे लोगों को छोड़ दें? इंतखाबात हो, जरूर हो, वो लोग आगे आए जो डिजर्व करते हैं, चाहे पीपल पार्टी के हो, चाहे नून लीग के हो, चाहे तहरीक इंसाफ के हो। Yes, it is a prerogative of the Prime Minister of Pakistan. If he wants to go for mid-term elections, he can do that. It is up to his decision. लेकिन ठीक है, आपको पॉइंट है। सलमान आबिद साहब, आप मिड टर्म इंतखाबात होते देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? हमें एक चीज होती है, उसको कहते हैं। जी सलमान आबिद साहब, मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मिड टर्म इंतखाबात की बात अगरचे खुद प्राइम मिनिस्टर ने की है, लेकिन मैं इसको फौरी तौर पर किसी एक्शन में होता हुआ नहीं देख रहा। पाकिस्तान की जो सियासत है वो उसकी मुतमैल नहीं हो सकती कि यहाँ 4 महीने के बाद आप एक नए इलेक्शन करवा दें। अलबत्ता ये प्राइम मिनिस्टर ने एक बात जरूर की है, और अगर इसने ट्रांसलेट भी हो रहा है तो कम अज कम भी इसको 2 साल लगेंगे। उससे पहले मैं कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं देख रहा। आप उससे पहले कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं देख रहे? दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो अभी चंद दिन पहले तक एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे और कह रहे थे कि PTI और पीपल्स पार्टी का सियासी रोमांस है, अब वो जाहिर कर रहा है ना कि दोनों पार्टियां एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और दोनों को लग रहा है कि अगर हम इकट्ठे होकर दोबारा PTI की हुकूमत पर हमला और इसीलिए दोनों एक भी हो गए। सलमान आबिद साहब, आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। 18वीं तरमीम में सूबों को उसका हक दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, और अवाम के हुकूक पर हम कोई समझौता नहीं करने। किस जानिब इशारा है आसिफ जरदारी साहब का? ये देखिए, आसिफ जरदारी साहब पहले भी ईंट से ईंट बजाते रहे, उसके बाद फिर वो दुबई चले गए थे। किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा इस वक्त पाकिस्तान में जो एक एहतसाब की लहर चली है उससे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट और पाकिस्तान में लैंड माफिया, ये अभी आप लाहौर में देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लैंड माफिया से जान छुड़ाई जा रही है और हजारों कनाल जगह उनसे छीनी जा रही हैं जो पिछले सियासी जमातों की मरूने मिन्नत उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। इस वक्त खतरा यह है, और देखिए इस वक्त जुडिशरी भी, नैब भी, हुकूमत भी एक पेज पर नजर आ रही है। ये जो इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफीरों से जो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं
उनसे खिताब किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में हम मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात करनी चाहिए ना। किसको? नैब को तो गैर जानिबदाराना तहकीकात करनी चाहिए। नहीं देखिए ना, अब आप कह रहे हैं कि नैब को गैर जानिबदाराना तहकीकात करनी चाहिए। अब अगर गैर जानिबदाराना तहकीकात से मुराद है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ हाथ न डाला जाए, PMLN के खिलाफ हाथ न डाला जाए, PTI के लोगों पर हाथ न डाला जाए, फलां जमातों के खिलाफ हाथ न डाला जाए, तो नैब बड़ा मुकद्दस है। और कल तक ये नैब की कार्रवाइयों पर पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती रही, जब PMLN के खिलाफ हो रही थी, और जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही थी तो PMLN सपोर्ट कर रही थी। ये अजीब मंतक है हमारे मुल्क में कि जब एहतसाब होता है, कोई जमात पकड़ी जाती है, कोई फर्द पकड़ा जाता है, तो वो साथ ही इदारों पर तनकीद करती है। टीपू सुल्तान का पीपल्स पार्टी भी इदारों पर तनकीद कर रही है, हुकूमत को आड़े हाथों भी ले रही है। गुज़िश्ता रोज एक बड़ा पावर शो भी किया गया बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर। अगर कोई गिरफ्तारी होती है मुस्तकबिल करीब में, क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी सड़कों पर होगी या पार्लियामेंट में ही एहतजाज किया जाएगा? ये एक बात तय है जी कि आप इमरान खान साहब को ना धमकी से डरा सकते हैं, ना उसको काउंट डाउन आप कर सकते हैं। उसने जो ठान लिया वो करेगा, एहतसाब होगा, इसके अंदर कोई बचेगा नहीं इंशाल्लाह, और कोई सड़कों पे नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। इनके पास एविडेंस नहीं है। दी ओनली थिंग दैट दे वांट टू हैंग ऑन इज कि अपनी पॉलिटिकल जो ब्लैकमेलिंग है उसको इस्तेमाल करके ना पार्लियामान ब्लैकमेल होगा, ना इमरान खान साहब ब्लैकमेल होंगे, ना कोई निकलने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर उसकी हुकूमत को आप चलने नहीं देंगे, बिलफर्ज आप पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई ऐसा अमल कर ले तो इमरान खान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। वो इंतखाबात अगर उसको कराने पड़े तो इंतखाबात भी करा देगा, वो दोबारा इंतखाबात भी कराएगा। सलमान अली साहब, धरने के दौरान दोनों जमातें सड़कों पर एहतजाज के मुखालिफ रही हैं। अब जो मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ी गिरफ्तारी हो तो इन दोनों जमातों को आप सड़कों पर देख रहे हैं? देखिए, अगर आप अभी के टेलर की गिरफ्तारी के ऊपर, इमरान खान ने तकरीबन 130 साल धरना किया है जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी को देखें। जी ब्रिगेडियर साहब, आप मुख्तसर कंप्लीट करें, फिर मैं सलमान आबिद साहब के पास आता। जी आप जी मैं अब गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो धरना किया है ना जी, वो इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, वो ये लोग नहीं कर सकते। वो ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जी सलमान आबिद साहब, आप मेरा सिर्फ सवाल ये था कि अगर आपने अभी नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, जब ये नैब ने फैसला सुनाया है, नैब की अदालत ने, तो आपने देखा कि चंद सौ अफराद इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए, चंद सौ अफराद लाहौर में कोटलखपत जेल के पास इकट्ठे हुए। असल में मसला यह है कि ये दोनों जमातें जो हैं पार्लियामेंट के अंदर तो हुकूमत को डिस्टर्ब कर सकती हैं, पार्लियामानी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं अपने नंबर्स की बुनियाद के ऊपर, लेकिन सड़कों के ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी कैंपेन पीपल्स पार्टी और PMLN चला सकेगी। और आप देखिए कि पीपल्स पार्टी की भी जो पॉलिटिक्स का महवर है वो सिंध है, और सिंध में भी दही इलाका, अर्बन पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए कोई एक नेशनल मूवमेंट तो पीपल्स पार्टी बनाने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता एक नेशनल मूवमेंट का इम्कान यह है कि अगर वो पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI ये सब जमातें मिल जाएं तो कोई एक शक्ल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल सड़कों पे कोई बड़ी तहरीक नहीं देख रहा हूं, चाहे जितनी मर्जी गिरफ्तारियां हो जाएं, पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा होगा, पार्लियामानी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। देखना ये होगा सड़कों पर आप कोई बड़ा एहतजाज नहीं देख रहे हैं। सलमान आबिद साहब, टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक होगा, उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या दोबारा से सिम कार्ड खेलने जा रही है, और मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। उनके बड़े रहनुमा अंदर है, 31 दिसंबर को यौम तासीस है, क्या कोई बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला हो रहा है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि सिंध के अवाम के साथ साजिश की जा रही है। हम तो समझते थे कि नवाज शरीफ सिंध को पसंद नहीं करते, मगर मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा हुकूमत, उनकी जानिब उन्होंने इशारा किया और कहा कि इन्हें तो सिंध नवाज शरीफ से भी ज्यादा पसंद नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलेगी? देखिए, जो तहरीकें चलती है ना जी, उनके पीछे किसी आइडिया का, किसी मोटिवेशन का वजन होता है। अगर वजन ये है कि जी हमारी करप्शन बचाने के लिए सड़कों पे आ जाओ, तो ये सिंध कार्ड खेले या बलूचिस्तान कार्ड खेले या पंजाब कार्ड खेले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अभी समझ गए, कौम समझ गई है, मीडिया का एक बहुत ज्यादा अहम रोल है, इतने ज्यादा चैनल्स हैं, वो सुबह शाम बातें हो रही हैं, एक एविडेंस है, तो लोग किस लिए सड़कों पे आएंगे जी? मुझे तो ये समझ नहीं आती। सिंध कार्ड वो खेले, हेट्रेड पैदा करने की अगर लोग तो आएंगे ना सर। बेनजीर भुट्टो की बरसी में भी कितनी बड़ी था, ऑलरेडी सियासी जमातें हैं सर, ये लोगों को बाहर निकालना जानती हैं।
लोगों को सियासी जमातें बाहर निकालना जानती है। ये वही सियासी जमातें हैं जी जिनको जो 17 सीटों पे रह गई थी, फिर बेनजीर साहब अनफॉर्चुनेटली जब शहीद हुए तो उनको लोगों ने वोट दिए। ये वही सियासी जमात है जो जुल्फकार अली भुट्टो ने खड़ी की और एक लोगों का समुंदर होता था। ये वही सियासी जमात है जो श्रिंक होकर रह गई है इंटीरियर सिंध में, वो वहां पे भी वो चैलेंज हो रही है। ये वही सियासी जमात की तो बात कर रहा हूं मैं। सलमान आबिद साहब, जी बिल्कुल खेलेगी पीपल्स पार्टी के पास जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं उसमें आप देखिए ना, आसिफ जरदारी साहब काफी दिनों से एक बुनियादी बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम को बुनियाद बनाकर अपना सियासी मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो सूबों को जो इख्तियारात दिए थे वो वफाक को काबिल कबूल नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सिंध कार्ड है, अब सिंध भी डिवाइड है दो हिस्सों में, एक है सिंध का अर्बन एरिया और एक है रूरल एरिया। रूरल एरियाज में तो आपको पीपल्स पार्टी एक बड़े कंट्रोल पोजीशन के अंदर नजर आती है, लेकिन जो खास तौर पे सिंध का अर्बन एरिया है और खास तौर पे जो सिंध के रूरल एरिया की जो मिडिल क्लास है, पढ़ी लिखी क़यादत है, वहां पीपल्स पार्टी के बारे में वो हमदर्दी नहीं है और वहां से कोई बड़ी तहरीक उस तरह से जन्म नहीं लेगी। तो देखना होगा कि सिंध कार्ड का अगर आपने मीडिया में खेलना है, अगर आपने पार्लियामेंट में खेलना है तो उससे कोई बड़ा इंपैक्ट तो नहीं होगा। अलबत्ता नफरत की सियासत बढ़ेगी, वफाक में और सूबे के दरमियान जो है महाजराई बढ़ेगी, डेफिसिट बढ़ेगा। लेकिन इससे ये कहना कि लोग बाहर निकल आएंगे कि सिंध खतरे में पड़ गया है और सिंध को बचाना होगा, अब और इससे पीपल्स पार्टी को दीगर सूबों में कितना नुकसान होगा? देखिए दीगर सूबों की हालत यह है कि पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में तो कैंडिडेट ही नहीं है। पूरी पीपल्स पार्टी पंजाब में एक लावारिस और यतीम होने के तौर पर पड़ी हुई है। केपीके के नताइज भी आपने देख लिया, इसके बावजूद भी जरदारी साहब आगे हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं। टीपू सुल्तान साहब, पीपल्स दावे को देखिए, वो तो आपको याद है उन्होंने 2018 के इलेक्शन में भी कहा था कि पंजाब में हम हुकूमत बना रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में जब उन्होंने दावा किया तो सब लोग कि हालिया फैसलों के बाद मौक़िफ़ कुछ और है। तो आप हुकूमत क्या बनाएंगे? साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। ये कहा जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयां, एक तरफा अदालती एहतसाब हो रहा है हमारे खिलाफ। अदालती फैसले से कबल जरदारी साहब का नाम भी ECL में डाले जाने पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया कि जब अदालत ने फैसला नहीं दिया तो हुकूमत ने कैसे नाम डाल दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? कोई फूट तो नहीं पड़ जाएगी दोनों जमातों में? दोबारा से ये मुत्तहिद रहेंगे? देखिए जी, अगर ये मुत्तहिद रहते भी हैं सियासी तौर पे तो इनकी जो कॉज है वो इतनी वीक है कि उसके ऊपर कोई मजबूत बिल्डिंग जो है बन नहीं सकती। मैं अपने कोलीग से बिल्कुल एग्री करूंगा कि पीपल पार्टी की जो स्ट्रीट पावर है या पीपल पार्टी की जो इफेक्टिविटी है मुल्क के अंदर वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और वो कोई तहरीक चलाने के काबिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग की सपोर्ट है, उनके साइजेबल मेंबर हैं पंजाब असेंबली के अंदर। वो थोड़ा बहुत नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, अगर ये एक हो जाए तो उसके बाद हुकूमत कहां खड़ी है? देखिए, मौलाना फजल रहमान की जो सपोर्ट है वो एक कोने में है। वो सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ अपना पेट मोटा करने के लिए जो कुछ करता था वो लोगों को समझ आ गई है। आई थिंक इज अ नॉन एंटिटी नाउ। वो इस बारे में कुछ नहीं करते। उसने जो कोशिश करनी थी आफ्टर द इलेक्शंस वो उसने कर ली, अभी वो चुप बैठा है और वो भी नरगे में आएगा। ये सारे लोग आएंगे, ठीक है, वो भी नरगे में आएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, वक्त में नून लीग की क़यादत की भी बात कर लेते हैं। गिरफ्तारी, अहम लीडर्स पर मुकदमात, तहकीकात के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं उनको। अब यौम तासीस होने जा रहा है आने वाले दिनों में नून लीग का, क्या देख रहे हैं? कोई वहां से भी एहतिजाजी तहरीक का ऐलान होने जा रहा है? कोई बड़ा फैसला? या आप मुझसे पूछ रहे हैं? सलमान आबिद साहब जी, अब मेरे ख्याल के मुताबिक जो PMLN है वो यकीनी तौर पर एक मुकदमा तो बनाएगी सियासी तौर पर, ताकि एक ज्यादा एहतजाज और ज्यादा मुजामत पैदा कर सके वफाकी हुकूमत पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, PMLN की भी हिस्ट्री है। वो अपोजिशन की जमात नहीं है, वो इक्तदार की जमात है, कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन पे नहीं है। और ये मैं आपको बता सकता हूं कि PMLN के मुस्तकबिल को कोई खतरा नहीं है, पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो पाकिस्तान के दो बड़े सियासी खानदान जो जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान है, इनको ज्यादा खतरा है। और ये इनकी जमातों के अंदर मौजूद लोगों को भी अंदाजा है कि उनकी क्यादत जो है वो इस वक्त एक बड़े मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। तो एक हद तक तो पार्टियां उनका साथ देंगी, एक हद से ज्यादा जाकर कोई वो एक ऐसी तहरीक बना दे जिससे पूरे मुल्क के सियासी निजाम को धर्म भरम करने के लिए कोई कोशिश हो। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN पंजाब में और वो सिंध में मिलकर कोई बहुत बड़ा तूफान बर्पा करेंगी जिससे हुकूमत को कोई बड़ा खतरा पैदा होगा। एक और बड़ा अहम सवाल है वो सलमान आबिद साहब आपसे सर मुख्तसर पॉइंट दे दे फिर आगे। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि बुनियाद इन पार्टियों की वो शख्सियतों के ऊपर है और खानदानों के ऊपर है,
तो इनको खतरा तो लाक हो गया, इनकी कश्ती जो है मझदार में है और वो डूबने वाली है। पीटीआई का भी सर यही सूरत हाल है, शख्सियत पर यह बुनियाद पीटीआई की भी नहीं, पीटीआई के ऊपर नहीं है जी। पीटीआई इमरान खान साहब को निकाल दे पार्टी से तो क्या बचता है पीछे। खैर आगे बढ़ते हैं सर, नवाज शरीफ साहब ने पिछली सजा जो है वो मैं बहुत मुख्तलिफ जमात है जी, उसमें इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, उसमें लीडरशिप है, उसमें एक हायरार्की है, एक उसके सिस्टम है। और बात तो ये कि ये बिला मुकाबला मुंतखब कर लेते हैं नवाज शरीफ को, वहां से बिला मुकाबला बिलावल मुंतखब रहते हैं। सर बहुत कम है, तरीके से इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने पिछली सजा जो है वो अडियाला जेल में काटी थी, अब उनकी ख्वाहिश पर उन्हें कोट लखपत जेल में रखा गया। क्या पसे पर्दा मुहर्रिकात देख रहे हैं आप? देखिए उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है, नवाज शरीफ साहब ने लाहौर को इसलिए एक तो कहा कि एक तो फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन ज्यादा हो सकेगा, मरियम भी यहाँ पर है, उनकी फैमिली से इंटरेक्शन ज्यादा हो सकेगा, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आप जी सर दूसरी वजह भी बता दें। जी दूसरी वजह यह है कि साथ साथ वो ये अपनी पार्टी को भी लाहौर के अंदर ही इंटैक्ट रख सकेंगे, क्योंकि उनकी पावर बेस जो है वो पंजाब और लाहौर है, तो यहां से बैठ के वो ज्यादा मामला को बेहतर तरीके से चला सकते थे। ब्रिगेडियर साहब दोनों जेलें लाहौर में हैं, पंजाब में है, कोट लखपत लाहौर में है और दूसरी रावलपिंडी में। सियासी गढ़ लाहौर को समझा जाता है, घर वालों से मुलाकात के लिए आसानी है ये वो सियासी फैसला है? थोड़ा लाहौर जो है ना जी वो दिल्ली से भी जरा नजदीक है, दिल्ली को भी बड़ी तशवीक है शरीफ खानदान के मुतल्लिक, वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली नेशनली इधर गड़बड़ फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारा सागा चला है, जो नवाज शरीफ साहब ने कंसंट्रेट नहीं किया अपने मुल्क पे, और चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट कर। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शरीफ खानदान के अलावा ट्रबल में होगी, ये मुझे कहना पड़ेगा, और पीपल पार्टी जो है वो ट्रबल में होगी भुट्टो खानदान। पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान के अलावा मुस्लिम लीग नून शरीफ खानदान के अलावा मुश्किलात में दिखाई दे रही है। टीपू सुल्तान साहब, सलमान आप प्रोग्राम में मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें मुस्तकबिल में एक पेज पर नजर आ रही हैं। क्या होगा कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, ताहम सिंध की सियासत में एक बड़ा भूचाल जरूर आने वाला है, या गवर्नर राज की सूरत में या मुतबादिल क़यादत की सूरत में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।